नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लास सीरीज। तो जी हाँ, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो हमारी कमिटमेंट थी, और हमने आपको कमिटमेंट की थी कि हम आपको करवाने वाले हैं 1500 क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर 1500 क्वेश्चन की 482 नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और जहां जी हां, हमने शुरुआत की थी कि आप सभी के हर एक तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था पार्ट 1 में, वो था कि शरीर या देह की मुख्य तौर पर शेल्डन द्वारा कितने और कौन सी किस्में बताई गई है। सो जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है वो बॉडी टाइप के आधार पर बनाया गया है, जिसमें एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ शामिल रहता है। ठीक है, तो जो एक्टोमार्फ और आपका एंडोमार्फ, मेसोमार्फ है, इसमें सोमैटो टाइप के आधार पर शेल्डन ने, कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी है उनका क्लासिफिकेशन करने का काम किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड 130 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार सीरीज में नहीं बोला जाएगा भाई, क्योंकि जो हमारा फ्लो है वो टूट जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक फिटनेस व्यक्ति को अवयव क्षमता से संबंध है, जिसमें हमें अपने रोजाना के बिना कार्य रोजाना के जो कार्य है बिना थके, बिना थकान के और थकान के साथ संपन्न करते हैं। अचानक आने वाली किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए आपके पास में पर्याप्त बल और ऊर्जा रहती है। तो यह कथन किसका है? सो ये कहना है निक्सन का। जी हाँ, जो आपकी फिजिकल फिटनेस है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आप डेली रूटीन के काम करते हैं और उन डेली रूटीन के टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। और कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी आपकी यूज होने के बाद में भी आप थकान की अवस्था में होते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास में इतना एनर्जी का लेवल रह जाता है कि आप उस सडन सिचुएशन के अंदर अचानक से आई किसी भी स्थिति में अपना जो काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसको फिजिकल फिटनेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल फिटनेस को कितने विभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जी हाँ, फिजिकल फिटनेस को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक रहेगा आपका हेल्थ रिलेटेड। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि फिजिकल फिटनेस को कौन से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो एक तो रहता है आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, और एक होता है आपका मोटर स्किल, या फिर यह कह सकते हैं जो स्किल रिलेटेड फिटनेस है। जो स्किल रिलेटेड फिटनेस या फिर मोटर स्किल रिलेटेड जो आपकी फिटनेस रहेगी, उसमें आपकी गेम की परफॉर्मेंस है। ठीक है, आप टॉप परफॉर्मेंस देने की काम करते हैं, आप स्टेट है, नेशनल लेवल पे, एक तरह से कह सकते हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव आपकी जो प्रिपरेटरी फेज है उसके लिए आपका जो स्किल रिलेटेड फिटनेस है वो रहेगी। जहां पर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की जरूरत की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके हर एक कह सकते हैं कि व्यक्ति वर्ग के लिए, ठीक है, हर एक कॉमन जो पीपल्स हैं उनको शामिल किया जाता है। तो हर किसी की यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड रहेगी, लेकिन जो मोटर फिटनेस है वो पर्टिकुलर गेम्स और इवेंट के लिए अलग अलग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी, चलिए क्वेश्चन, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी तथा बॉडी मास कॉम्पोजिशंस एवं मांसपेशीय ताकत, सहनशीलता मींस मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, ये सभी किसके अवयव हैं? सो ये आपके कंपोनेंट्स रहते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के। मोटर स्किल्स, जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका मोटर स्किल्स है, उस मोटर स्किल्स से रिलेटेड हेल्थ फिटनेस के अंदर आपका कितना यहाँ पर अवयव शामिल होते हैं? सो यहाँ पर 6 बताया गया है, मेनली आपके 5 रहते हैं भाई। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं? जिसमें आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपके 5 शामिल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि गति शक्ति मींस स्पीड, पावर और एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एंड्योरेंस और बैलेंस, ये सभी किसके अवयव हैं? तो ये आपके मोटर स्किल्स या मोटर स्किल्स रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स रहते हैं। किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाले अवयव को क्या कहा जाता है? तो भाई एक तरह से ये पूछा गया है कि आप किसी भी टास्क को कम से कम समय में पूरा करते हैं, तो इट मींस वो आपकी स्पीड कहलाएगी। या फिर आप किसी मैक्सिमम जो डिस्टेंस है या फिर जो आपको डिस्टेंस गिवन है, आप उसको मिनिमम टाइम में जब कवर करते हैं, सो वो आपकी स्पीड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी कार्य को करते समय मांसपेशी तथा मांसपेशियों का समूह पूरे बल के समय में संकुचित होता है, इस घटक को क्या कहा जाता है? सो जो कम समय, जी हाँ, जो आपका पूरा बल लगता है और कम समय में आप मीन्स कह सकते हैं जो कम से कम समय के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी शक्ति कहलाती है, पावर कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदल लेता है, तो इसको कहा जाएगा एजिलिटी। आपने कई बार सुना भी होगा ना, अरे उसके अंदर तो बहुत ज्यादा चुस्ती है, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा फुर्ती है, वो क्विक अपना मूवमेंट्स को चेंज कर लेता है, तो उसको एजिलिटी का नाम दिया गया है। लेकिन आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं कि जो अभी हम पढ़ते हैं और आप सभी को पता है कि जो एजिलिटी वर्ड है वो आपका 1980 में हटा दिया गया था। 1980 से पहले एजिलिटी वर्ड यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद में अब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को यूज किया जाता है। तो 5 आपके मेन कंपोनेंट्स बनते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वह क्षमता जो मानव शरीर में साम्यावस्था को स्थिर तथा चलायमान स्थिति में बनाए रखने का काम करती है। तो भाई आप किसी भी मींस आप स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे या फिर आप डायनेमिक मूवमेंट्स में रहते हैं, सो आपकी जो शरीर की स्थिति या फिर जो पोस्चर रहेगा उसको हम बैलेंस, जी हाँ, संतुलन यहां पर जरूरी रहेगा, तभी आप उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सो उसको नाम दिया गया है मस्कुलर एंड्योरेंस को। और मस्कुलर एंड्योरेंस आप सभी को पता है, ये वर्ड आपका हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? सो जी हाँ, आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो काम करते हैं तो वो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। सो यहाँ पर आप किसी भी प्रतिरोध के विरोध में जो कार्य करेंगे उसको यहाँ पर मस्कुलर स्ट्रेंथ कहा जाएगा। वह क्षमता जिसमें तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में आपसी तालमेल बनाए रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सो मैंने बताया था कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या फिर इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज या फिर कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित रखती है, सो इसको क्या नाम दिया गया है? सो इसको कहा जाता है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। अभी बोला कि जो फेफड़े और आपके यहाँ पर हार्ट है, जो उनकी कैपेसिटीज किसी भी काम, जी हाँ, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी कोई एक्टिविटीज आपकी चल रही है, सो उसके दौरान आप इन दोनों का ये कह सकते हैं जो सामंजस्य है, इनका जो तालमेल है, उसको क्या नाम दिया गया है? सो इसको नाम दिया जाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में किसी कार्य को करता है। सो लंबे समय तक आप किसी कार्य को करते हैं तो उसको एंड्योरेंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशी तथा जोड़ों की वह क्षमता जो किसी संचलन मीन्स जो गति को बड़े रूप में विस्तारित करती है, तो उसको कहा जाएगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, आपने जॉइंट जरूर देखा होगा, ये एक हड्डी हो गई है, एक ये जॉइंट हो गया, तो ये जो जॉइंट्स आपका मूवमेंट कर रहा है, ये कितनी मूवमेंट कर सकता है? 180 डिग्री पे कर सकता है, या फिर आपका 190 डिग्री पे जा सकता है, या फिर आपका 200 डिग्री पे आपकी मूवमेंट करेगा। सो जो आपका डिग्री एंगल या फिर ये कहेगा कि जो मूवमेंट्स होती है उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है जोड़ों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से कर सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा फिजिकल वेलनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर के वसा युक्त मात्रा तथा बिना वसा की मात्रा के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो ये होता है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर आपका लीन बॉडी मास और आपका फैट परसेंटेज चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गति की इकाई क्या होती है? सो जो गति होती है, स्पीड होती है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम मीटर आप सेकंड से डिवाइड करते हैं, मींस मीटर पर सेकंड आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं इसी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वसा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? सो स्किन फोल्ड कैलिपर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका बॉडी का अलग अलग पार्ट से आपका फैट परसेंटेज को काउंट किया जाता है और फिर आपका ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस निकाली जाती है। पैर व कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? तो जी हाँ, स्ट्रेंथ को मापने के लिए आपका डायनेमोमीटर यूज किया जाता है। गति मापने का सूत्र क्या होता है? सो गति मापने का सूत्र, जी हाँ, अगर आप स्पीड को मेजर करना चाहते हैं तो दूरी बटा समय, आप इसका याद रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम।
ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो ये ब्लड प्रेशर के लिए आपका स्फेग्नोमेट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह लंबे समय तक उच्च गति मीन्स एक स्पीड को मेंटेन करने का काम करता है? तो उसको लोकोमोटर एबिलिटी कहा जाता है। और जो आपकी स्पीड है उसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इस चीज को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एरोबिक क्षमता शारीरिक स्वस्थता के कौन से घटक में प्रयुक्त होती है? सो ये आपकी एंडोरेंस के अंदर शामिल की जाती है। किसमें भाई? एंडोरेंस के अंदर शामिल की जाएगी, ठीक है, एरोबिक कैपेसिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबी दूरी की दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए? तो उसके अंदर जो आपका एंडोरेंस है, एंडोरेंस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपकी कह सकते हैं कि आप कितना लंबा दौड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 100 मीटर के धावक में किस घटक का मुख्य रूप से होना अनिवार्य रहेगा? सो जी हाँ, आपका धावक या फिर कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस स्प्रिंटर है, उस स्प्रिंटर के अंदर वो चाहे 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर, तो ये स्प्रिंटिंग इवेंट्स रहते हैं जो आपका एक लैप में। अच्छा, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद इन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो स्प्रिंट रेस होती है वो कौन सी रहेगी? सो स्प्रिंट रेस के लिए आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं, जो आपका ट्रैक होता है और ट्रैक में आपने देखा होगा कि आपकी 2 साइड रहेंगी, ठीक है। तो इन दोनों साइडों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी एक लैप होती है, जो 400 मीटर की एक लैप मींस या तो एक लैप के अंदर खत्म हो जाए या फिर एक लैप से पहले जितनी भी रेसेस आपकी खत्म होती हैं, समाप्त हो जाती है, उनको स्प्रिंटिंग इवेंट कहा जाता है या फिर स्प्रिंट रेसेस उनको नाम दिया गया है। तो इस तरह की भी आपको टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर जो हर्डल है क्या वो स्प्रिंटिंग इवेंट में आएगा? सो भाई बिल्कुल भी आपका स्प्रिंटिंग इवेंट्स में नहीं आता, वो उसको हर्डल इवेंट्स ही कहा जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि उसमें आपको ऑब्स्टेकल दिए जाते हैं, हर्डल दिए जाते हैं, आपकी फ्लैट आपको रेसेस नहीं करनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में किस घटक का होना मुख्य तौर पर जरूरी है? सो फ्लेक्सिबिलिटी है, एक जिम्नास्टिक प्लेयर के अंदर होनी अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे कर्तव्य या फिर कह सकते हैं ऐसी स्किल्स आपको परफॉर्म करनी पड़ती है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऐसा व्यायाम जिसमें व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना रुके अधिक ऑक्सीजन ग्रहित कर पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है, तो इसको एरोबिक एक्टिविटीज या फिर एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाएगा। वह व्यायाम जिसमें कम से कम ऑक्सीजन, जी हाँ, किया कम से कम ऑक्सीजन का प्रयोग करने से और लगभग 60 सेकंड, जी हाँ, लगभग 60 सेकंड तक पेशी में ईंधन के सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर रहकर क्रियाकलाप किया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? सो उसे कहा जाएगा आपका एनारोबिक एक्सरसाइजेज। और आपका देखिए यहाँ पर 60 सेकंड की बात कर रहा है, तो 60 सेकंड में आप यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पर 200 मीटर की रेस है, चलिए 100 मीटर से ले लेते हैं, 100 मीटर की रेस है वो विद इन 10 सेकंड आजकल कंप्लीट हो जाती है। 200 मीटर की जो रेस है वो विद इन 20 सेकंड आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और जो आपकी 400 मीटर की रेस है वो आपको पता है कि विद इन 60 और विद इन 60 सेकंड भी आप छोड़ दीजिए, आजकल तो ऐसा हो गया कि विद इन 50 सेकंड, जी हाँ, विद इन 50 सेकंड आप उस रेस को फिनिश कर लेते हैं। सो ये सारे के सारे आपके एनारोबिक एक्टिविटीज या फिर कह सकते हैं कि एनारोबिक टाइप इनका रहता है, ठीक है, स्प्रिंटिंग इवेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लघु एरोबिक व्यायाम मीन्स जो आपके शॉर्ट एरोबिक एक्सरसाइज रहती है लगभग कम से कम कितने समय या फिर कितने मिनट तक होता है? तो जो आपकी शॉर्ट टर्म एरोबिक एक्सरसाइज रहती है ये आपकी 2 से 8 मिनट की रहेगी। सो 2 से 8 मिनट का मतलब ये रहता है कि इसमें मिडल डिस्टेंस रेसेस आप उनको काउंट कर सकते हैं जिसमें आपका 2 मिनट का टाइम लगता हो भाई, ठीक है। 800 मीटर आपका 1 मिनट से पहले मीन्स 2 मिनट से पहले खत्म हो जाती है, ठीक है, जिसमें आप 1500 मीटर है वो 2 मिनट का टाइम लेती है। 3000 मीटर है उसमें भी लगभग आपका 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप किस में काउंट करेंगे? आप इनमें शॉर्ट एरोबिक एक्सरसाइज में काउंट करेंगे। मीडियम एरोबिक एक्सरसाइज में कौन सी काउंट करेंगे? जो आपकी 8 से 30 मिनट के बीच में फिनिश हो जाए, जिसमें आप 5000 मीटर की रेस है, ठीक है, 10,000 मीटर की रेस है, आप इनको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दीर्घ का मतलब है कि लॉन्ग टर्म आपकी जो एरोबिक एक्सरसाइज है उसमें कितना समय होता है? तो यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज का टाइम रहेगा वो आपका 60 मिनट या फिर 60 मिनट से अबाउ आपका शामिल रहता है, जिसके अंदर आप क्रॉस कंट्री रेस है, ठीक है, आप मैराथन है, आप हाफ मैराथन उनको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एरोबिक चयापचय में कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है? जो आपका एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए आपका कितना एटीपी की जरूरत पड़ेगी? तो एटीपी की आवश्यकता है यहाँ पर 36 एटीपी। लघु एनारोबिक
व्यायाम कम से कम कितने समय का रहता है? जो शॉर्ट टर्म रहेगा ये आपका 25 सेकंड का रहेगा, मीन्स जिसमें आपका 100 मीटर और 200 मीटर का इवेंट शामिल रहेगा। ठीक है, मिडल जो रहेगा इसमें आपका कितने सेकंड का टाइम रहेगा? इसमें आपका 25 से 60 सेकंड का टाइम रहता है। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म आपका एनोरोबिक एक्टिविटीज रहेगी उसमें कितना टाइम रहता है? तो ये आपका 60 से लेके 120 सेकंड, मीन्स विद इन 2 मिनट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कितने भागों में बांटा गया है? सो सहनशीलता को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, एंड्योरेंस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेट बनेगा और इसमें पूछा गया है कि किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन से प्रकार में बांटा गया है? सो इसको आप कह सकते हैं कि जो मीडियम टाइम एंड्योरेंस को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वह की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता की क्षमता जिसमें अधिक मांसपेशी सम्मिलित होकर कम गति से किसी कार्य को 30 मिनट से, अब 30 मिनट से कौन सा होगा भाई? इसमें आपका बेसिक एंड्योरेंस शामिल किया जाएगा। कौन सा भाई? बेसिक एंड्योरेंस इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपका तैराकी है, जॉगिंग है, पैदल चाल है, आदि है, या आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आदि का मतलब भाई जैसा भी आप उसमें करना चाहिए। आपने देखा भी होगा कई बार हम मॉर्निंग में जब अपने ग्रुप के साथ में या फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ में एक्सरसाइजेज करने के लिए निकलते हैं तो आप 15 से 20 मिनट दौड़ते हैं और फिर उसमें कुछ आप ऐसी जॉगिंग एक्सरसाइजेज या फिर कह सकते हैं कुछ एक्सरसाइजेज का ऐसा शेड्यूल अपनाते हैं कि आप मिनिमम आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं। सो आई थिंक वी शुड ऑल्सो परफॉर्म अ डेली रूटीन 1 आवर्स एक्सरसाइज इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। ठीक है, हाफ ऑफ 1 आवर आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि खेल प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होने वाली वह सहनशीलता जिसके आधार पर खेल गतिविधि को थकान की स्थिति में किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको स्पेसिफिक एंड्योरेंस कहेंगे। स्पेसिफिक एंड्योरेंस का मतलब है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपकी की जाती है और आप किसी स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए ही आप इस एक्सरसाइजेज को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वह खेल अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकंड तक की अवधि के लिए किसी खेल में प्रयुक्त होती है जैसे कि 400 मीटर रेस में, सो उसको स्पीड एंड्योरेंस कहा जाएगा। अब स्पीड एंड्योरेंस इसको इसीलिए कहा जाता है कि 400 इवेंट के अंदर आपको अपनी जो स्पीड होती है उसको भी मेंटेन करके रखना होता है और जो आप स्पीड को मेंटेन करते हुए अपनी कह सकते हैं कि जो स्टेमिना है, अपनी जो ताकत का यूज करते हैं, तो ये आपका दर्शाएगी कि आप उस 100 ये तो इसको क्या क्रियाएं हैं वो किस प्रकार की एक्सरसाइजेस कहलाती है, तो इनको एरोबिक एक्सरसाइजेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रशिक्षण विधि को क्या कहते हैं जिसको कि एक स्वीडिश भाषा में नाम दिया गया है? उसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है। सो स्पीड प्ले कहा जाता है ये फार्ट लेग। भाई यहाँ पर पार्ट लेग लिखा हुआ है तो आप इसको फा पढ़िएगा। ठीक है, फार्ट लेग इसको कहा जाता है। ठीक है, फार्ट लेग है और फार्ट लेग ये आपका 1937, जी हाँ 1937 के अंदर गोस्टा होल्मर ने फार्ट लेग ट्रेनिंग को इजाद किया था, बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड प्ले विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्व नियोजित सहनशीलता को विकसित करने के लिए वह विधि जिसमें ऑक्सी तथा अनॉक्सी क्षमताओं को भी विकसित किया जाता है बार बार गति बदलकर, सो इसको कहा जाता है वेरिएबल पेस मेथड। जी हाँ, वेरिएबल पेस का मतलब है कि आप उसमें क्या करते हैं, अपनी जो गति है उसको बार बार चेंज करते हैं। सो इसको वेरिएबल या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी गति में जो आप परिवर्तन करते हैं वो वेरिएबल ही कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वह सहन शक्ति या फिर वह सहनशीलता जो विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है तो उसको क्या कहा जाएगा? सो इसको कहा जाता है आपका कंपटीशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड, फार्ट लेग मेथड तथा वेरिएबल पेस मेथड आदि प्रशिक्षण के प्रकार के सहनशीलता को विकसित करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? सो सबसे ज़्यादा आपकी जो विधि रहेगी ये है आपकी कंटिन्यूस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरोबिक क्षमता, एनारोबिक क्षमता, मूवमेंट इकोनॉमी, मनोवैज्ञानिक या फिर कह सकते हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कारक हैं तथा ऊर्जा स्रोत किस शारीरिक स्वस्थता के घटक को निर्धारित करने वाले कारक रहेंगे? सो ये आपके एंड्योरेंस को बनाने वाले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शारीरिक स्वस्थता का महत्वपूर्ण घटक ताकत को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? सो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेंथ है इसको 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन सी है वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। सो क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वस्थता जो आपकी फिजिकल फिटनेस के घटक के अंदर मीन्स जो कंपोनेंट्स है इसके अंदर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ को आप 3 प्रकार में कौन कौन से भागों में बांटते हैं? सो एक तो रहता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसके अंदर आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मैक्सिमम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। एक रहता है
आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, मींस आपके पास में कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और उसमें आप अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस यू आर यूजिंग एक्सप्लोजिव पावर, ठीक है। और एक होता है आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मींस स्ट्रेंथ सहनशीलता, मींस आप थकान की अवस्था में भी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट है आप यूज करते हैं, तो उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, गतिशील विधि आइसोटोनिक मेथड, गतिहीन विधि आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोकाइनेटिक विधि द्वारा स्थिर विधि मींस जो स्टैटिक मेथड किस प्रकार के ताकत को विकसित करते हैं। सो ये आपके मैक्सिमम स्ट्रेंथ को विकसित करने वाले कारक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट एवं प्रतियोगी व्यायाम स्पेशल और कॉम्पिटेटिव एक्सरसाइज तथा गहन अंतराल विधि मींस इंटेंसिव इंटरवल मेथड्स किस प्रकार की ताकत को विकसित करने वाले रहते हैं। सो जो आपकी इंटेंसिव आपकी एक्सरसाइजेस की जाती है ये आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले रहते हैं। एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, इंटेंसिव एक तो होता है आपका एक्सटेंसिव इंटरनल मेथड और एक है आपका इंटेंसिव इंटरवल मेथड थ्रू स्पेशल एंड कॉम्पिटेटिव मेथड मीन्स प्रतियोगिता की जो आपकी एक्सरसाइजेज होती है द्वारा चक्रीय ट्रेनिंग मीन्स जो आपका सर्किट ट्रेनिंग मेथड यूज किया जाता है, तो इसमें आप किसका विकास करते हैं। सो आप इसमें शक्तिशीलता मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं जो आपके स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है आप इन दोनों को विकसित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ मीन्स एक चक्कर के अंदर या फिर एक सर्कल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उस अभ्यास को क्या नाम दिया गया है, तो उसको सर्किट ट्रेनिंग कहा जाता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर अब हम करने वाले हैं योग। जी हाँ, योग जो है पतंजलि द्वारा दिया गया, पतंजलि को माना जाता है जनक, आदि गुरु या फिर आदि पिता में जो कहे जाते हैं वो आदि महादेव को कहा जाता है, शिव को कहा जाता है योग का आदि गुरु, ठीक है, और कह सकते हैं ग्रैंडफादर। सो यहाँ पर हम योग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी और कौन सा आपका आसन है किस प्रकार या फिर कह सकते हैं किस आकार का रहेगा, ठीक है, उसको देख के आप किस में इमेजिनेशन कर सकते हैं। कल्पना के तौर पर आप धनुष जैसे आप ले सकते हैं कि जैसे आपका धनुरासन है तो धनुष से निकला है, ठीक है, धनुष की बात ही आप क्या करते रहते हैं, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर योग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कि धनुष या फिर तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा रहता है, तो इसको धनुरासन कहा जाता है, ठीक है, इसको बो पोज भी कहा जाता है, ठीक है, बो मीन्स धनुष और पोज मीन्स पोस्चर आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्ध चक्रीय मुद्रा में आ जाए, तो ये चक्रासन के अंदर किया जाता है। और चक्रासन में भी भाई आप अगर कॉम्पिटेटिव फेज की हम बात करते हैं, कॉम्पिटिशन जो आजकल योगा में होते हैं उसमें आपका पूर्ण चक्रासन है, अर्ध चक्रासन है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे आसन या फिर कह सकते हैं आसन को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेर मीन्स जो सिंह की दहाड़ वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है, तो इसको सिंहासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है। सो मत्स्येंद्र योगी हुए हैं, उनकी जो आसन की देन है ये कह सकते हैं कि मत्स्येंद्र आसन को कहा जाता है, ठीक है, मत्स्य इंद्र आसन, ठीक है, इसको टुकड़ों में अगर आप पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर को चंद्र आकार मींस अर्ध चंद्र आकार की मुद्रा में लाने वाला आसन कौन सा है, इसको अंजनेय आसन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंजनेय आसन का मतलब है जिसमें हनुमान की आप कह सकते हैं कि जैसे आप बैक पीछे को आप थोड़ा सा शरीर को मोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको अंजनेय आसन का नाम दिया गया है। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है, तो इसको कुक्कुट आसन कहा जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कुक्कुट आसन के अंदर आप करते क्या कि आप स्क्वाट लगाते हैं, स्क्वाट लगाने के बाद में मीन्स आप पद्मासन की पोजीशन में बैठते हैं और अपने हाथों पे पूरा बॉडी वेट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है, तो भाई मोर की भांति होती है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सिंहासन, सो भाई सिंहासन बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये मोर की भांति जो आकृति रहेगी इसको क्या नाम दिया गया है, मयूर आसन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई, इसको मयूर आसन नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है, तो वीर आसन या फिर हनुमान आसन इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये संस्कृत भाषा से हुई है, योग संस्कृत। चलिए भाई बीच में आप सभी को पता है घर पे डॉगी है और उसकी आवाज़
मेरे हिसाब से आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि मैंने जो खिड़की है वो थोड़ी सी खुली छोड़ रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग संस्कृत की किस धातु से बना है। तो जो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत भाषा के अंदर जो युज धातु है, और युज धातु से ये शब्द है निकला, और युज का मतलब होता है मिलाप या फिर मिलान या फिर योग, ठीक है, जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में युज शब्द का मतलब क्या होता है। तो संस्कृत में युज का मतलब होता है जोड़ना, गठबंधन करना, अपना ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, या फिर मिलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है। सो योग जो है ये आपका कह सकते हैं कि मोक्ष, मोक्ष का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा भाई, धर्म ग्रंथ है हमारे, और जितने भी आगे कह सकते हैं कि हम शास्त्रार्थ की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो जीव आता है, मीन्स जो आत्मा है, उस जीव आत्मा को इस शरीर के अंदर आना जाना, मीन्स जन्म और मृत्यु से बाहर ले जाना ही मोक्ष कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है। सो भगवत गीता के अंदर कर्म योग पर बल दिया गया है, और इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है किसमें, भगवत गीता में, योग कर्मसु कौशलम, मीन्स जो आपकी योग, आप जो कर्म करते हैं और कर्मों को, मीन्स जो आपके कार्य हैं उनको स्किलफुल तरीके से और कम से कम कह सकते हैं कि गलतियां करते हुए करना ही आपका योग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सो योग का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लें। और भाई जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, मन का मतलब अब देखिए बहुत ज्यादा चंचल हो जाएगा। मन का मतलब है कि आपके शरीर में जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं आप उन पे काबू पा लें। अब सेंसरी ऑर्गन्स में आपका आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ठीक है, तो ये अगर आपने बस में कर लिए तो आपका मन पर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि मन इन्हीं से भटकता है। स्वाद है, ठीक है, आपको कोई भी सुंदर दृश्य है, ठीक है, आपको ठंडे गर्म की अनुभूति है, तो ये सभी चीजें आपको भटकाने वाली रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं। सो शरीर की, मन की, आत्मा की शुद्धि के लिए जो योग के चरण है वो 8 रहेंगे, जिसके अंदर अष्टांग योग इसको कहा जाता है। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है। सो परहेज और जिसके अंदर बचाव से संबंधित जो आपको बताया जाता है ये यम के अंदर बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यम सामाजिक अनुशासन के नियम में क्या सम्मिलित रहेगा। सो यम के अंदर एक तो रहता है आपका अहिंसा, ठीक है, सत्य और अस्त्य। अस्त्य का मतलब है चोरी न करना, तो ये शामिल रहता है, और इसमें ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय आप शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित रहेगा। तो इसमें स्वच्छता रहेगी। जी हाँ, नियम जो है मेनली आपके शरीर के अंदर सोच, संतोष, तप की जो भावनाएं हैं, अगर ये विकसित कर लेते हैं सो आप स्वच्छता की तरफ बढ़ेंगे, हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है। तो मन को पवित्र करने के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहा जाता है। सो आप जब भी देखिए ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, समाधि की मुद्रा में जब जाएंगे तो आपको किसी ना किसी एक पोस्चर के अंदर अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एकाग्रचित करना पड़ेगा। अब जब जहां पर एकाग्रचित करने की बात आई तो शरीर किसी ना किसी पोज के अंदर रहेगा, मुद्रा के अंदर रहेगा, तो उसको आसन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंद्रियों को वश में रखने संबंधी योग का चरण है। सो ये है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये है कि आप उतना ही कमाएं, उतना ही देखें, उतना ही आप सुने, उतना ही कहें, उतना ही आप महसूस करें। सो ये आप सभी इंद्रियों को जब वश में कर लेते हैं तो आपका योग का चरण जो रहता है ये है आपका प्रत्याहार। और ये जी हाँ आपका 5वां आता है। अगर हम अष्टांग योग में बात करें तो 5वें स्थान पर रहेगा, जिसमें आपका पहले स्थान पर यम है, दूसरे पे नियम है, तीसरे पे आसन है, चौथे पे प्राणायाम और फिर प्रत्याहार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्यान की प्रकाष्ठा किस में होती है। सो ध्यान की प्रकाष्ठा मीन्स जो ध्यान का अगला मार्ग प्रशस्त होगा वो किस में रहेगा। तो ये है आपका समाधि। मीन्स अगर आपने ध्यान लगा लिया तो आप जी हाँ समाधि का जो मार्ग है उस तक पहुंच सकते हैं। अब समाधि में जब आप चले जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति मीन्स आप आत्मा का परमात्मा से मिलन जो योग के बारे में कहा जाता है आप पूर्ण कर लेंगे। कर्म करने से संबंधित योग कौन सा है। तो इसको कर्म योग कहा जाता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे योग है जिसमें आपका कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग आपने जरूर सुना है। सो हठ योग और राज योग जो है वो मेनली आपका आपके शरीर की शुद्धता और मोक्ष के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा योग किया जाता है। सो आपका राज योग किया जाता है। मन के जागरण तथा केंद्रों को जगाने के लिए, केंद्र का मतलब आपने सुना होगा ना, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं,
है उनको जागृत करना चाहिए। सो ये आप या राजयोग के हेल्प से कर सकते हैं। मन को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा योग किया जाता है? सो मन को स्वच्छ रखने के लिए मंत्र योग किया जाता है, जिसमें आप मंत्रों का किसी पोस्चर में, किसी आसन में बैठकर उच्चारण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मंत्र है भाई वो अलग अलग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने को क्या कहा जाता है? जो आप देखिए मन व्यक्तित्व जो आप कह सकते हैं अपने आप को जान लेते हैं और किसी चीज में विलय करते हैं, तो इसको लय योग कहा जाएगा। रिदम के अंदर सारा सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सघन भक्ति करने का योग कौन सा है? तो इसको भक्ति योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि धनात्मक शक्ति मीन्स सूर्य का प्रतीकात्मक है और ऋणात्मक शक्ति है वो चंद्रमा का प्रतीक है। सो इसमें दोनों शक्तियां परस्पर मिलन है, तो कौन से योग में रहेगी? सो ये आपकी हट के अंदर रहती है, जिसमें आप है को, जी हाँ, जो हट है इसमें है का मतलब होता है आपका सूर्य धनात्मक, ठीक है, मीन्स गर्म प्रवृत्ति, और जो ठय है ये आपकी चंद्रा, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो शीतलता का प्रतीक रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही आप ये कह सकते हैं जो हट है, ये हट आपको एक तरह से आपकी जो शरीर की तासीर है, ठीक है, या फिर ठंडी प्रवृत्ति रहेगी या फिर आपकी गर्म प्रवृत्ति है, सो इन दोनों को ही लेकर काम करता है। और इसमें मेनली जो आप अनुलोम विलोम करते हैं, ठीक है, आप सूर्य भेदन प्राणायाम करते हैं, तो ये आपके हट को ही कह सकते हैं कि जो आपका गर्म और शीतलता है उन दोनों को सामान्य अवस्था में लेकर आते हैं। शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें शरीर के स्थायित्व और मन का ठहराव होता है? तो इसको आसन कहा जाएगा। योग करने का आदर्श समय कौन सा है? तो आपको प्रातःकाल करना चाहिए। पद्म या फिर पद्य का अर्थ क्या रहता है? तो पद्म का अर्थ भाई ये पद्य लिखा हुआ है, वैसे इसको आप पद्म पढ़िएगा, ठीक है। तो पद्म का मतलब क्या होता है? कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको लोटस पोज या फिर कमलासन इसको कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन के अंदर दर्शाया जाता है? सो महात्मा बुद्ध की जितनी भी आपको प्रतिमाएं हैं, स्टैचूज मिलेंगे, वो पद्मासन के अंदर ही ज्यादातर मिलते हैं या फिर खड़ी हुई मुद्रा के अंदर मिलते हैं। वज्रासन को कब किया जाता है? तो वज्रासन भाई एक मैं कह सकता हूं कि योग के अंदर सिर्फ यही एक ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या फिर खाना भी आप इसी अवस्था में बैठकर खा सकते हो। तो इसका कोई भी आपको हार्म नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। सो आई थिंक ये आसन जो है हमें प्रतिदिन, जी हाँ, 15 से 20 मिनट सुबह या फिर शाम के टाइम आप कर लें तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। माफी चाहूंगा। चलिए आपको एक चीज बताने वाला हूं। देखिए जितने भी हमारे मुस्लिम भाई है ना, वो क्या करते हैं, अगर आपने उनको नोट किया हो, मुस्लिम भाई हमारे जो हैं वो 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं। और जो 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं उसमें वो जब नमाज को कह सकते हैं अदा करते हैं या फिर नमाज जब पढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरह की पोज में बैठते हैं, है ना, वो कुछ इस तरह की पोज में बैठते हैं, आपने जरूर देखा होगा। और वो जो नमाज पढ़ते हैं, आई थिंक जहां तक मैंने नोट किया है कि कम से कम उनको 10 से 15 मिनट जरूर लगते हैं। अब देखिए आप पर डे 5 टाइम आप नमाज कर रहे हैं, तो 5 टाइम में आप हर टाइम 10 मिनट, अगर 10 मिनट भी मिनिमम अगर आप बैठते हैं, सो आपने 50 मिनट वज्रासन किया। और जब आप 50 मिनट ये वज्रासन कर रहे हैं तो भाई आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, आपके अंदर जो ओबेसिटी का लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। और मोस्ट ऑफ जहां तक मुझे ध्यान में है भाई, आप है ना, जो भी नमाज पढ़ने वाले हमारे जितने भी कह सकते हैं कि जो साथी हैं, ठीक है, वैसे आप ये बोलेंगे भाई आप क्या बता रहे हैं, सिर्फ मैं उसी काम की चीज बता रहा हूं। सो हमें योग करना चाहिए। आप देखिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें आपका 5 मिनट आप 50 मिनट वज्रासन कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो भाई मैं ये कहूंगा कि एक तरह से मेरी रिकमेंडेशन है कि जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो ठीक वैसे ही जो योग हम करते हैं, तो योग में आप मंत्रोच्चारण भी अगर करना चाहें, मंत्रोच्चारण, अब देखिए जो ओम वर्ड है, ओम वर्ड के बारे में कई बार कंट्राडिक्शंस बहुत बड़ी छिड़ जाती है और वैसे इसके ऊपर बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। सो ओम अपने आप में ना कोई हिंदू वर्ड है, ना कोई आपका कह सकते हैं कि एक मुस्लिम वर्ड है, या फिर आप उर्दू का या फिर अरबी या फिर कोई उसको अलग नाम दे। ओम अपने आप में एक ऐसी वाइब्रेशन है, अगर आप इसको बोलते हैं तो आपकी बॉडी, आपका गला, आपका दिमाग ये वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने से जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज है और जो आपकी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स है वो मेनली एक्टिव होती है। और इसीलिए ओम वर्ड्स को योग करते वक्त बोलना चाहिए, ठीक है। इसको धर्म के साथ में नहीं, इसको हमें
कह सकते हैं कि जो बॉडी की प्योरिफिकेशन है उसके साथ में जोड़कर अगर आप इसको बोलते हैं तो और भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ज्यादा इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। बस इतना है कि आपको वज्रासन है ये करना चाहिए, ठीक है, और जितना हो सके आपको ऐसे पोज जरूर करने चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। सूर्य नमस्कार जो किया जाता है वो पर्टिकुलर सूर्य के लिए नहीं किया जाता भाई। आपको मैं एक चीज बता दूं, सूर्य नमस्कार का मतलब होता है कि आप ऐसी 12 मुद्राओं को रिदमिक कर रहे हैं। वो आप देखिए, वैसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है, लेकिन सूर्य नमस्कार की जगह अगर आप इसको सुबह कर रहे हैं, अगर आप 4 बजे कर रहे हैं तो भाई उस टाइम पे तो सूर्य नहीं है। अगर आप शाम को दिन छिपने के बाद में या फिर कह सकते हैं जब सन सेट हो जाता है उसके बाद में अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो सन मौजूद नहीं है, तो सूर्य नमस्कार कहाँ हुआ। सो भाई इसके अंदर रिदमिक आप है ना कुछ आसन करते हैं जिसमें आपके 12 आसन रहते हैं, और अगर आप इन 12 आसन को कॉन्टिन्यूसली मीन्स 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, मैं गारंटी देता हूं आपको किसी भी तरह की और जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है वो करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ के लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो रेंज ऑफ जॉइंट्स है वो भी अच्छी हो जाएगी, तो आपकी जो स्टेप है वो भी खुलेंगे। तो एक तरह से भाई ये कह सकते हैं कि योग जो है वो एक ऐसी देन है जो हमारी बॉडी को अच्छी मुद्राएं देने का काम करती है। और जब आप अध्यात्म की बात करते हैं, ठीक है, आप जब सुपर नेचुरल पावर्स की बात करते हैं तो उनसे मिलने का भी आपको सौभाग्य है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि किस आसन को दर्जी सीट कहा जाता है, तो सुखासन कहा जाएगा भाई, सुखासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित रहेगा। सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित आपका शवासन रहता है, ठीक है, क्योंकि मुर्दा है, सव मींस आसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आध्यात्मिक मानसिक तनाव या दिल की बीमारी के उपचार अथवा शरीर और मन को आराम देने के लिए क्या किया जाएगा। सो आप शवासन कर सकते हैं। अब ये शवासन जो है आपका शवासन और मकरासन है, ये आपके मेनली आप कह सकते हैं कि जो रिलैक्सेटिव आसन है, आराम आत्मक आसन में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है, तो ये हलासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्प मुद्रा वाला कौन सा आसन है, तो इसको कोबरा पोज या फिर भुजंग आसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलिनी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा रहेगा। कुंडलिनी, तो इसके लिए भाई भुजंग आसन, कौन सा भाई, भुजंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक कौन सा आसन है, तो सर्वांग आसन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वांग आसन किस भाषा से लिया गया है, सो सर्वांग, ठीक है, सर्व अंग आसन, ठीक है। तो इसमें सभी अंगों का शामिल रहना है, तो ये आपका सर्वांग आसन जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है, सो सभी आसनों की जो जननी है वो वैसे सर्वांग का आसन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जिसमें थायराइड में खराबी एवं जो टॉन्सिल और गले के अन्य रोगों से पीड़ित है उसके लिए कौन सा उपयोगी आसन रहेगा, तो उसको सर्वांग आसन करना चाहिए। अब सर्वांग आसन करने का जो पोज है वो मैं थोड़ा सा आपको बना के बता दूं भाई। सर्वांग आसन में होगा क्या, चलिए मैं यहाँ पे इस साइड में बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस साइड में बनाऊंगा भाई, अभी इसको देख लीजिएगा। अब सर्वांग, सर्वांग में होगा क्या कि आपकी टांगे हैं ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, आपका धड़ हो गया मीन्स बैक हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी गर्दन को ऐसे मोड़ के रखते हैं और जो अपने हाथ है वो यहाँ पर कमर पे अपना कुछ इस तरह से लगा लेंगे। सो जो ये आसन अगर आप डेली करते हैं तो ये आपके कह सकते हैं कि जो गले पे जब इस पर स्ट्रेस आएगा तो आपका थायराइड जो ग्लैंड्स है वो आपकी अच्छे से काम करेगी, और जो आपकी स्लेवली ग्लैंड्स है वो भी अच्छे से काम करती है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है, तो इसको शलभासन कहा जाता है। धनुर मीन्स धनुष या फिर तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित कौन सा है, तो ये आपका धनुरासन हो जाएगा। किस आसन में रीढ़ को इस तरह टेढ़ा किया जाता है जिसमें शरीर अर्धचक्रीय हो जाए, तो इसको चक्रासन कहा जाएगा। सिंह की दहाड़, भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। शेर की दहाड़ वाली जो मुद्रा से संबंधित कौन सा है, तो इसको सिंहासन कहा जाएगा। कौन सा आसन महान मत्स्येंद्र योगी की देन है, तो ये आपका मत्स्येंद्र आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला कौन सा आसन है, तो इसको अंजनेय आसन कहा जाएगा। किस आसन को एक मुर्गे की आसन वाला आसन कहा जाता है, या फिर एक मुर्गे की मुद्रा में हम रहते हैं तो ये इसको कुक्कुटासन कहा जाएगा। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है, भाई इसको आप है ना करेक्ट कर लीजिएगा, दोबारा से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसको मयूर आसन कहा जाएगा भाई, ठीक है, मयूर आसन इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा आसन है हनुमान आसन कहलाता है, तो हनुमान आसन है ये वीर आसन को कहा जाएगा। नाभि परीक्षा में कितने आसन होते हैं, तो नाभि परीक्षा के अंदर आपके 4 आसन किए जाते हैं। टीबी
दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन बढ़िया है? सो टीबी और दमा के जो मरीज है उनके लिए आप कह सकते हैं एक तो सर्वांगासन और एक भुजंगासन, दोनों ही बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइल्स के उपचार के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? सो पाइल के उपचार के लिए बवासीर जिसको रहती है तो उसको गोमुखासन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी रहेगा? सो मोटापा कम करने के लिए तो भाई वैसे तो आप कोई भी आसन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसमें आप मयूरासन कर सकते हैं, शलभासन कीजिएगा, धनुरासन कीजिएगा, भुजंगासन कीजिए, ठीक है, आप हलासन कीजिए, आप कह सकते हैं कि धनुरासन तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, कुक्कुटासन है, शलभासन है, मंडूकासन है, ठीक है, बकासन है, आप सभी कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? सो हृदय रोगी मीन्स भाई जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको शवासन और सिद्धासन आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सांस पर नियंत्रण या फिर प्राणों पर काबू पाना मीन्स आपका सांस पर नियंत्रण और प्राणों का मतलब है जो ऑक्सीजन है उसका लेवल बढ़ाना और जो आपकी सांस है उसका नियमन करना। नियमन का मतलब है जो इनहेल एक्सलेशन और इनहेलेशन होता है आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर ले तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको प्राणायाम के पार्ट में शामिल किया जाता है। प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से है? तो प्राणायाम जो किया जाता है उसमें 3 क्रियाएं मेनली रहती है। एक तो होता है पूरक मीन्स सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और एक होता है कुंभक। कुंभक में भी 2 तरह के आपके कुंभक शामिल किए जाते हैं। एक तो होता है आपका अंत कुंभक। कौन सा भाई? अंत कुंभक आपका रहेगा, ठीक है, अंता लिख दिया मैंने वैसे, इसको कहा जाएगा भाई अंत कुंभक, ठीक है। अंत कुंभक एक होता है आपका बाह्य कुंभक, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर दोनों कुंभक रहते हैं। बाह्य का मतलब है कि जब आप हवा को बाहर छोड़ देते हैं शरीर से फिर जो कुंभक लगाते हैं, होल्ड करना, टू होल्ड द ब्रीथ, ठीक है। और एक होता है अंदर। अंत का मतलब है जब आपने पूरक कर लिया, सांस को अंदर ले लिया, तो जो आप होल्डिंग करेंगे उसको कहा जाएगा आपका अंत कुंभक। और जब रेचक हवा को बाहर निकाल देते जो कुंभक लगाया जाता है उसको अंत कुंभक कहा जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहा जाता है? तो इसको पूरक कहा जाएगा। प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं भाई? इसको रेचक कहा जाएगा। प्राणायाम में सांस को रोकने को क्या कहते हैं? तो इसको कुंभक कहा जाता है। किस प्राणायाम में मस्तिष्क के उस भाग को उत्प्रेरित मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जागृत किया जाता है जिसमें जीवन शक्ति होती है? तो ये सूर्य भेदन प्राणायाम रहता है। भंवरे की गुंजन जैसा संबंधित प्राणायाम कौन सा है? तो भंवरे की गुंजन जिस प्राणायाम में की जाती है तो ये भ्रामरी प्राणायाम रहता है। प्राणायाम किन रोगियों के लिए उपयोगी रहेगा? सो प्राणायाम है उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिनको रक्तचाप की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपका कह सकते हैं हाई या फिर लो ब्लड प्रेशर रहता है तो उनको करना चाहिए। अब जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या फिर जिसको गर्मी ज़्यादा लगती है तो उसको शीतली और शीतकाली प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इट्स माय स्पेशल रिकमेंडेशन। दोज हु फील हीटिंग, जिसको हीट ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है तो उसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में योग दुख की अवस्था में मुक्ति की स्थिति कहा जाता है? तो ये भगवत गीता में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है? सो ये कहा है पतंजलि जी ने, ठीक है, योगस निर्वृत्ति निरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष ने योग समाधि है ये कहा है? सो ये वेद व्यास ने कहा है कि योग ही है वो समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस महापुरुष के अनुसार जो योग है वो एक कामधेनु है मीन्स एक कामधेनु गाय की तरह है? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है। योग प्रक्रिया के कितने चरण है? तो इसमें 8 रहते हैं, ठीक है, जो अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि पतंजलि है। योग का प्रचलित रूप आजकल जो हम देखते हैं कौन सा है? तो ये अष्टांग योग है जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रहेगा। सो सीक्वेंस से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। अष्टांग के पहले 5 अंग माने जाते हैं। तो ये बाह्य साधन है। बाह्य साधन का मतलब है कि आप शरीर की स्वच्छता निरोगता की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है, आप अपने बॉडी पोस्चर को सही करते हैं। अष्टांग योग नहीं है। सो अष्टांग योग में नहीं है ये अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सभी क्या है? सो ये अष्टांग योग रहेंगे मीन्स अष्टांग योग के भाग हैं। योग के 8 अभिन्न अंगों में से अंतिम जो 3 है वो कौन से माने जाते हैं? जो अंतिम 3 है, देखिए जो शुरू वाले थे वो बाह्य साधन थे, ये आंतरिक साधन माने जाते हैं। आंतरिक का मतलब है कि जो आपकी अंदर आपके जो कह सकते हैं जो मानसिक स्थिति है, जो आपकी मन स्थिति है, आप उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो मैंने जैसे क्वेश्चन बताया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये 5वां भाग रहेगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि जो आपका ध्यान है, ध्यान अष्टांग योग में कौन से नंबर पे आता है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो उसको भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये किस महापुरुष ने कहा है कि योग वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके आता है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, ठीक है, और जो एक टीचर होते हुए उपराष्ट्रपति के पद पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? तो ये युज से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस मतानुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा को ही योग कहा जाता है? तो ये वेदांत, जी हाँ, जो वेद है उनके अंदर आपको देखने को मिलता है जिसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि किस महापुरुष ने कहा है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं? तो ये योग वशिष्ठ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि योग किस देश की सबसे प्राचीनतम विद्या है? सो ये जो सबसे प्राचीनतम विद्या मानी जाती है भारत की, और भारत ही योग गुरु माना जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग दर्शन में 195 योग सूत्रों की रचना की है, जिनमें 4 अध्याय में बांटा गया। तो 4 अध्याय कौन कौन से? तो पहला अध्याय है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूति, और आपका चौथा है इसके अंदर आपका कैवल्य पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हार्निया रोग अगर किसी को है तो इसमें लाभदायक आसन कौन सा रहेगा? तो इसमें धनुरासन आपका लाभकारी रहता है। अब हार्निया के अंदर होता यह है कि जो आपकी पेट की मसल्स होती है, उस पेट की मसल्स में जो आपकी आंतें होती है, उस पेट की मांसपेशियों को भेद कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो इसी को हार्निया नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद रहेगा? भाई अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आप उसको शवासन जरूर करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, सलभासन, सलमान लिखा हुआ है तो भाई इसको आप सलमा की जगह सलभासन पढ़िएगा, ठीक है। मुख्य रूप से किस रोग में लाभकारी रहेंगे? तो ये आपके मेनली पेट की बीमारियों से संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसमें आपके लाभकारी रहते हैं। धनुरासन, सलभासन, सूर्य नमस्कार आसन या फिर सूर्य नमस्कार आसन मुख्यतः किस रोग में आपके लाभकारी रहते हैं? तो धनुरासन करेंगे, सलभासन करेंगे तो ये मधुमेह, शुगर के लिए लाभकारी रहते हैं। प्राणायाम की मुख्य कितनी क्रियाएं हैं? तो प्राणायाम में 3 क्रियाएं हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो प्राणायाम में मुख्यतः कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एक तो पूरक है, कुंभक है, रेचक रहेगी। प्राणायाम में श्वास को खींचना मीन्स अंदर लेना क्या कहलाता है? इसको पूरक कहा जाएगा। और जो श्वास को भीतर, जी हाँ, जो रोक लेते हैं, ठीक है, भीतर भर के रोकते हैं या फिर बाहर निकाल के रोकते हैं तो इसको कुंभक कहा जाता है। श्वास को बाहर निकालना क्या कहा जाएगा? इसको रेचक कहा जाएगा। प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के कितने भेद माने गए हैं? 7 माने गए हैं। कुंभक का भेद कौन सा नहीं है? सो कुंभक का भेद है ये यज्ञ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राणायाम के अतिरिक्त षटकर्म में कितनी क्रियाएं रहती है? शुद्धि क्रियाओं के नाम से भी जिनको जाना जाता है षटकर्म कहा जाएगा। तो इसमें आपकी 6 क्रियाएं रहती है, ठीक है। इसी में अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मिल गए हैं कि षटकर्म में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है। सो षटकर्म के अंदर आपकी नेति रहती है, ठीक है, इसमें जल नेति है, दुग्ध नीति है और घृत नीति आपकी से रहेगी, ठीक है। धोती में आपने देखा होगा कि एक आपका कह सकते हैं 1 से 1.5 मीटर लंबा एक पट्टी रहती है, उसको निगला जाता है और फिर उसको बाहर निकाला जाता है, जो आपकी आइसोफेगस को साफ करने में आपकी हेल्प करता है। बस्ती जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आप टॉयलेट मार्ग है, यह कह सकते हैं कि जो टॉयलेट आप करते हैं एनएस को साफ करने के लिए आपका बस्ती क्रिया इस्तेमाल की जाती है पानी में बैठकर। नेक्स्ट है आपका नोली में आपने देखा होगा कि जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको रोटेट किया जाता है, उसको घुमाने की कोशिश की जाती है। तराटक आपकी आंखों से संबंधित है, जहां पर आपकी आई साइट विजन को बढ़ाया जाता है और आई साइट की वीकनेस को दूर किया जाता है। कपाल भाती आपके रेस्पिरेटरी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका कह सकते हैं जो एब्डोमिनल रीजन्स को एक तरह से अच्छा करने के लिए आपकी क्रियाएं की जाती है, तो ये षटकर्म के अंदर शामिल रहेगी। धोती क्रिया में वार धोती रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको कुंजल क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना पड़ता है? सो प्राणायाम के अंदर जो श्वास वायु को मीन्स जो आपकी ऑक्सीजन है आप उसको कितनी देर तक रोकेंगे? श्वास भरने में लगे समय से 4 गुना। मीन्स अगर आप श्वास को 4 सेकंड में भर रहे हैं तो आपको कम से कम कितना भाई? 4 गुना। मीन्स आपको मिनिमम 15 सेकंड तक सांस को रोकना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि योग के किस चरण में ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है? तो ये प्रत्याहार के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग नियंत्रण के किस चरण में श्वास नियंत्रण की साधना की जाती है? सो श्वास नियंत्रण की जो साधना की जाती है प्राणायाम के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग के किस चरण में शरीर की स्वच्छता, संतोष, संयम, अध्ययन और भगवान के प्रति जो भक्ति है उसको बताया गया है? सो ये नियम के अंदर बताया गया है, ठीक है, जिसके अंदर आप सोच है, संतोष है, ठीक है, संयम है और स्वयं का अध्ययन करते हैं और ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हैं, ईश्वर प्राणिधान को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि योग के किस चरण
में ध्यान एवं एकाग्रता का अनुभव किया जाता है तो ये समाधि के अंदर किया जाता है। बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बस्ती क्रिया को आप जल बस्ती पानी में कर सकते हैं, पवन बस्ती मीन्स हवा, और शेख प्रक्षालन, ठीक है भाई, इस शेख प्रक्षालन का मैं आपको देखकर बता दूंगा, ठीक है। शेख प्रक्षालन मुझे अभी क्लियर नहीं है कि ये कैसे की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा आसन लाभदायक है। चलिए शेख प्रक्षालन का अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो भी सबसे बढ़िया आपका कमेंट होगा शेख प्रक्षालन के लिए उसको मैं पिन अप करूंगा, ठीक है, वो मीन्स आपको ऊपर ही हाईलाइट हो जाएगा। रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा आसन लाभदायक है? सो रक्तचाप के लिए आप कर सकते हैं शवासन और मयूर आसन तो नहीं कीजिएगा भाई। रक्तचाप की अगर प्रॉब्लम है तो मयूर आसन बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है, इसकी जगह आप मकरासन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आसन में शरीर की मुद्रा एक बोर की भांति रहती है? तो ये आपके मयूरासन के अंदर रहेगी। डायबिटीज के लिए कौन सा आसन उपयोगी रहेगा? सो डायबिटीज के लिए जो आपका सबसे उपयोगी आसन है इसमें आपका हलासन, चक्रासन, मत्स्यासन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सूर्य नमस्कार, गोमुख आसन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांग आसन ये किसके लिए उपयोगी बताए गए हैं? तो ये अस्थमेटिक पेशेंट के लिए जिसको दमे की प्रॉब्लम है इसके लिए लाभकारी रहेंगे। कब्ज तथा बवासीर के लिए कौन सा आसन उपयोगी रहेगा? तो इसमें चक्रासन, धनुरासन, वज्रासन, सर्पासन मीन्स आप भुजंगासन कर सकते हैं और हलासन कर सकते हैं। लेकिन भाई आप अगर कर रहे हैं भुजंगासन मीन्स सर्पासन कर रहे हैं तो लॉर्डोसिस जिसको है उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, और जिसको काइफोसिस है उसको आप कह सकते हैं कि हलासन भी नहीं करना चाहिए। तो भाई आसन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको कैसी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है उसी के अकॉर्डिंग भी आसन आपके किए जाते हैं। कमर दर्द के लिए रोगियों को कौन सा आसन लाभदायक रहेगा? तो उसको सर्वांग आसन करवाया जाना चाहिए, ठीक। शीर्षासन भी कीजिएगा। नेत्र रोग के लिए, जहाँ नेत्र रोग और जिसके बाल झड़ते हैं भाई उसके लिए लाभकारी रहेगा, ठीक है। बाल अगर पक रहे हैं तो उसके लिए भी आपका लाभकारी रहता है, तो शीर्षासन और सर्वांगासन आप कर सकते हैं। पेट में बनने वाली गैस को दूर करने के लिए, जहाँ पेट में जो गैस बनती है उसके लिए उपयोगी आसन कौन सा? तो उसमें पवन मुक्तासन, ठीक है, मीन्स मुझसे पवन, चलिए मेरा नाम ही पवन कुमार विश्वजीत है ना, पवन। सो पवन से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको तथास्तु बोलूंगा, आयुष्मान भव। सो चलिए यहाँ पर पवन मुक्तासन कर सकते हैं अगर आपके अंदर पेट में गैस बन रही है, ठीक है भाई, ये पेट वाली गैस है पवन, ठीक है, वो वाली गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चलिए चक्रासन भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र रोगियों के लिए जिनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए नेति लाभकारी रहेगी। सो कौन सी नेति करनी चाहिए? उसको जल नेति और घृत नेति करनी चाहिए। घृत का मतलब है घी, ठीक है, नाक के अंदर घी डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्योली तथा प्राणायाम किसके लिए अधिक उपयोगी है? सो न्योली क्रिया पाचन संबंधी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपकी हेल्पफुल रहेगी, और गैस जो अगर आपको बनती है तो उसके लिए भी आपका हेल्पफुल रहता है। दमे के रोगी के लिए षटकर्म की कौन सी क्रियाएं सहायक सिद्ध रहेगी? भाई अगर किसी को दमा है, अस्थमा है तो इसके लिए आपकी, ठीक है, धोती आप करवा सकते हैं, ठीक है, न्योली और कपालभाति करवाइएगा। खाना खाने से पहले होने वाला आसन कौन सा है? तो खाना खाने से पहले करने वाला आसन भाई चक्रासन लिखा हुआ है, सो चक्र आसन भाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि चक्रासन जब करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन से आपकी कह सकते हैं मसल्स को इफेक्ट जरूर करता है, ठीक है, आपके एब्डोमिनल मसल्स है वो ज़्यादा कह सकते हैं कि उसमें स्ट्रेच पड़ेगा, तो उसको ना कीजिएगा। वज्रासन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानसिक तनाव को दूर करने के लिए संबंधित आसन कौन सा है? तो इसमें प्राणायाम, शवासन और सर्वांगासन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है? ठीक है, तो ये माता जननी कहा जाता है सर्वांग आसन को। चक्रासन, गर्भासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, आदि किस में सहायक रहेंगे? तो मोटापा घटाने के लिए सहायक रहेंगे। पद्मासन का दूसरा नाम क्या है? तो इसको कमलासन कहा जाता है। अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष क्या है? तो ये मानव जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। योग में समाधि किसे कहा जाता है? योग में समाधि कहा जाता है जब आप अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं, जब आप अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, मन इधर उधर नहीं भागता, मन आपके काबू में हो जाता है, तो उसको समाधि कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो महादेव है, ठीक है, जो शिव है, शंकर जो कहे जाते हैं, वो आपने देखा होगा कि उनकी जो मुद्रा है वो समाधि वाली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के चित्र में उन्हें कौन से मुद्रा या फिर कौन से आसन में दिखाया गया? तो मोस्टली उनकी जो पद्मासन के अंदर मूर्तियां मिलती हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग कौन से हैं? ज्ञान है, कर्म है और भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्योली आसन किस प्रकार के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए? जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हाई बीपी रहता है, तो उसको न्योली क्रिया है वो नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किसी वस्तु को बिना पलक झपकाए या बिना पुतलियों को हिलाए लगातार एक टक देखना क्या कहलाता है। सो इसमें आपका इसको तराटक कहा जाएगा। अब कई बार आपने सुना होगा कि जो तराटक है ना, वो आप कोई दिया रख लीजिए, उस दिए पे कोई आपकी लो है, उसको जला लीजिए, उसको आप लगातार कॉन्टिन्यूसली देखिए, ठीक है। तो भाई तराटक ऐसा नहीं है। तराटक के अंदर आप किसी जी हाँ रोशनी का प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स कोई भी आपकी कोई ज्योति हो, ठीक है, कोई भी रोशनी है, ठीक है, लाइट है, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। कोई ऐसा भी, ठीक है, आप मेडिटेशन करने के लिए कोई ऐसा सर्कुलर एक कह सकते हैं जो पॉइंट है उसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई हरा पत्ता है, ठीक है, या कह सकते हैं जो पेड़ की आपकी जो ऊपर वाली चोटी है, टहनी, आप उसको भी देख सकते हैं। मीन्स आपको एक टारगेट लेना, उस टारगेट को निहारते रहना लगातार एक टक बिना पलक झपकाए। तो उसमें होगा क्या कि आपकी आंखों के अंदर जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड्स है वो आंसू, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आंसू है, टीयर्स है, वो बनाती है, और वो जो टीयर्स है वो आपकी आंखों में जितना भी कचरा है उसको बाहर लेके आएंगे। तो आंखों की सफाई के लिए एक तरह से आपकी आंखों की ज्योति, और अगर आपकी आंखों में कह सकते हैं भेंगापन है, उसको भी दूर करने के लिए आपकी ये क्रिया की जाती है। कुंजल क्रिया कब करनी चाहिए। सो ये खाली पेट करने वाली कुंजल क्रिया को आप कह सकते हैं बस्ती क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल के आकार वाला आसन कौन सा है। तो इसको हलासन कहा जाता है। बैठ कर करने वाला आसन कौन सा नहीं है। तो ये चक्रासन, ठीक है, लेट कर किया जाता है और जिसके अंदर आप एक अर्ध चक्रासन या फिर पूर्ण चक्रासन की मुद्रा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खड़े होकर करने वाला आसन कौन सा होता है। तो ये नटराज आसन किया जाता है। मुर्गी की तरह दिखने वाला कौन सा आसन है। तो कुक्कुट, कुक्कुट का मतलब ही मुर्गा होता है संस्कृत के अंदर, ठीक है। तो कुक्कुटासन किया जाता है। कुंभका, वीरभद्रासन, उत्कटासन, चंद्रासन, पद्म गोस्तासन आदि किस प्रकार के आसन है। तो ये खड़े होकर किए जाने वाले आसन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शवासन, मत्स्येंद्रासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, मेरुदंडासन, सुखासन ये किस प्रकार के आसन है। तो ये बैठ कर किए जाने वाले आसन होते हैं, ठीक है, बैठ कर इनको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शवासन, हलासन, भुजंग आसन ये किस प्रकार के आसन है। तो ये आपकी लेइंग पोजीशन में किए जाते हैं। तो आसन को 3 तरह से किया जाता है, बैठकर, खड़े होकर और लेटकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत की बीमारियों के लिए कौन से आसन अपनाए जाते हैं। सो आंत की बीमारियों के लिए गर्भासन, ठीक है, बड़ा हस्त पद्मासन और आपका सूर्य नमस्कार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कान के दर्द के निवारण के लिए कौन सा आसन उपयोगी माना जाता है। तो कान में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है, और आपका सिद्धासन, और इसके लिए कान का एक आसन होता है कर्णपीड़ आसन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कर्णपीड़ आसन भी आपको जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने अस्थमा, खांसी, सांस लेने में कठिनाई आदि उपचार में आपको किस तरह के आसन प्रयोग करने चाहिए। तो इसके लिए आप मत्स्यासन और शलभासन कर सकते हैं। अतिसार के उपचार के लिए कौन से आसन उपयोगी रहेंगे। सो अतिसार के लिए आपका पद्मासन और कुक्कुटासन आपको करने चाहिए। मत्स्यासन, सर्वांगासन और सुप्त वज्रासन किस प्रकार के रोगी के लिए उपयोगी रहते हैं। सो ये हार्निया जिसको रहता है उसमें आपका मत्स्यासन, सर्वांगासन, सुप्त वज्रासन आपकी हेल्प करता है। लेप्रोसी, कोड जिसको कहा जाता है, ठीक है। सो लेप्रोसी, हैंसन की बीमारी भी इसको कहा जाता है। तो लेप्रोसी या फिर कोड को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी रहेगा। इसमें पद्मासन है, ठीक है, और इसके साथ में आप मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, गोमुखासन और जी हाँ आप आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि उस आसन को क्या कहते हैं जिसमें शरीर चक्रीय मुद्रा के अंदर आता है। मीन्स चक्कर की तरह आपका काम करता है, व्हील्स बनता है, तो इसको व्हील पोज या फिर चक्रासन कहा जाता है। टिड्डे या फिर कीड़े से मिलता जुलता कौन सा आसन है। तो ये शलभासन रहेगा। सर्वांग आसन संस्कृत में जो सर्व अंग का मतलब क्या है, तो इसमें सभी अंग कहा जाता है। भुजंग आसन किस जंगली जानवर की मुद्रा है। सो ये आपकी सांप की मुद्रा रहेगी, ठीक है, सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह आसन जो कि ध्यान व जप के लिए लाभदायक है जिसे मृत्यु आसन भी कहा जाता है। तो इसको पद्मासन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मासन में पद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है। सो इसको कमल आसन कहा जाता है। और भाई मृत्यु आसन इसको पद्मासन को इसलिए कहा जाता है, आपने जरूर देखा होगा कि हिंदू धर्म के अंदर जब मिट्टी दी जाती है, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसको दफनाया जाता है, उसमें आपने देखा होगा कि उसको एक कह सकते हैं कि जो पद्मासन की पोज में उसको बैठाया जाता है, ठीक है, पद्मासन की पोज में उसको बैठाया जाता है, ठीक है, अगर आपने जरूर देखा हो, ठीक है, समाधि जिसको दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए मृत्यु आसन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मासन में पद का शब्द, पद्म का मतलब अर्थ क्या है। तो इसमें कमल हो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रीस के लोग किस सिद्धांत में विश्वास रखते थे।
सो ग्रीस के लोग हैं वो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण जो संस्कृत शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? तो इसका मतलब है आपकी आवश्यक शक्ति। और आवश्यक शक्ति को भी बिल्कुल अगर आप डिफाइन करना चाहिए तो जो प्राण है इसका मतलब होता है आपकी O2 मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रहने वाली आवश्यक शक्ति को उत्प्रेरित करना एवं शारीरिक शक्ति को नियमित तथा संतुलित बनाना किसके उद्देश्य हैं? तो ये प्राणायाम के उद्देश्य हैं। और प्राणायाम मेनली आपकी जो ऑक्सीजन की जो पावर होती है उसको इन्हांस करने के लिए रहता है। प्राणायाम, प्राण जमा आयाम। ठीक है। प्राण का मतलब होगी ऑक्सीजन और आयाम का मतलब है आवागमन का मार्ग। और इट मीन्स ये हुआ कि आप जो हवा लेते हैं, एयर जो लेते हैं, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें आपकी 16% हवा रह जाती है। इट मीन्स कि आप 5% ऑक्सीजन का एक श्वास के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस रेंज को बढ़ा सकते हैं भाई। ठीक है। जो ये रेंज है ना 5%, आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आपका प्राणायाम किया जाता है। आसन किन किन मुद्राओं में किया जाता है? सो आसन को करने के लिए आप 3 तरह की मुद्राएं ले सकते हैं। लेटकर कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं और खड़े होकर कर सकते हैं। योग करने के लिए सबसे सही और आदर्श समय कौन सा रहता है? तो प्रातःकाल आप जरूर कीजिएगा। इंद्रियों को वश में करने वाला योग क्या है? तो इसको प्रत्याहार कहा जाएगा। मन को स्वतंत्र रखने वाला योग कौन सा है? तो इसको मंत्र योग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यक्ति को जानते हुए विलप करने वाला योग कौन सा है? मीन्स आप जब अपने आप को व्यक्तित्व को जान लेते हैं तो आप जो योग करते हैं उसको भक्ति योग कहा जाता है। मन को पवित्र करने वाला आवश्यक प्राणायाम कौन सा है? क्या आवश्यक है? तो मन को पवित्र करने के लिए प्राणायाम आपको करना चाहिए। पुरानी कब्ज के उपचार में कौन सा आसन हेल्पफुल है? तो ये आपका हलासन हेल्पफुल रहेगा। योगी मत्स्येंद्र की देन कौन सी है? तो मत्स्येंद्रासन रहेगी। हनुमान आसन किसको कहा जाता है? तो ये वीरासन को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी दमा के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी रहता है? तो ये आपका शीर्षासन और सर्वांगासन रहेगा। आधे चांद वाली मुद्रा किसको कहा जाता है? तो ये मत्स्येंद्रासन को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आसन में 3 अक्षर शिव, इंद्र और शुक्र आपके ग्रह के द्योतक है? मीन्स जो ग्रह हैं जिसके अंदर आप शिव को भी ले सकते हैं, इंद्र को है और शुक्र को है, सो शलभासन के अंदर आपका शामिल किया जाता है। रक्त की शुद्धता मीन्स जो रक्त की अशुद्धता है, जो प्यूरिफिकेशन करने के लिए आप कौन सा आसन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें आप शीर्षासन और कुक्कुटासन है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि योग के 8 चरणों में सामाजिक अनुशासन मीन्स जो समाज से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए आपको अपनाया जाता है तो कौन सा चरण रहेगा? तो आपका यम रहता है। योग के 8 चरणों में व्यक्तिगत अनुशासन के लिए कौन सा आपका पार्ट रहेगा? तो ये आपका नियम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हमारे 150 क्वेश्चन वो हो चुके हैं और उसके साथ में हमने देखा था भी कि अभी योग से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए। सो यहाँ पर आपके शुरू होते हैं इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड 300 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो 300 क्वेश्चंस आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे इसको अभी हम करने वाले हैं। सो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को। सो सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। आई होप कि आपको सीरीज है पसंद आ रही होगी और यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो हमारे शरीर की मांसपेशियां कितनी होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपकी 639 रहती है। शरीर के अंदर जो मांसपेशियों का भार है वो कितने प्रतिशत होता है? तो जो आपकी बॉडी का वेट होता है उसका 40 से लेकर 45% जो भाग है वो आपका मांसपेशियों का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस रहेगी। मानव शरीर को आकार कौन देता है? तो मांसपेशियां है वो मानव शरीर को आकार देती है। मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? सो मांसपेशी जो है ये आपकी यहाँ पर स्वैच्छिक मीन्स 3 प्रकार की रहेंगी, जिसके अंदर स्वैच्छिक मांसपेशी जिसको रेखित मांसपेशियां, अनैच्छिक या फिर इसको समतल मांसपेशी और हृदय मांसपेशी कहा जाता है। ठीक है। मीन्स इसके अंदर वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स आप इनको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती है? तो अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो मसल से वो वीक होती चली जाएगी। एक्टिन और मायोसिन का संबंध किससे रहता है? तो जो एक्टिन और मायोसिन है ये आपकी मांसपेशियों से संबंधित है। ठीक है। और ये कह सकते हैं कि इट्स एमिनो एसिड्स और जो लास्ट वाला, ठीक है, मीन्स ये कहते हैं कि जिसमें आपका सार्कोलीमा, ठीक है, फिर आपका इसमें आपका मायोफाइब्रिल और मायोफाइब्रिल के अंदर भी फिर आपकी जो फाइब्रिल आपका पार्ट रहेगा उसमें एक्टिन और मायोसिन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसको कहा जाता है? तो बॉक्सर मसल भाई जिसके अंदर आप पंच लगाने का काम करते हैं तो ये इसमें आपकी लैटिसिमस डोर्सी काम करती है। शरीर के अंदर थकान किस कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड जब बनता है तो आपको थकान महसूस होती है। शरीर की सबसे
मजबूत मांसपेशी कौन सी रहेगी? सो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी सोलियस मसल्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है सोलियस मसल। अब भाई सोलियस मसल्स आप पूछेंगे तो सोलियस मसल आपके पाँव के अंदर पाई जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए आप रनिंग करते हैं, ठीक है, आप थ्रोइंग करते हैं, सॉरी जंपिंग करते हैं, तो ये इसमें सारे आपकी हेल्प करती है। मानव शरीर में थ्रोइंग मसल को किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोइंग मसल भाई यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आप पेक्टोरलिस मेजर को थ्रोइंग मसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर मसल्स किसको कहा जाता है? तो इसको एडक्टर मांसपेशी को कहा जाता है, ठीक है, राइडर या फिर मलखंभ। और इसको एंटी रेप, भाई एंटी रेप मसल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एडक्टर मसल्स को भाई याद रखिएगा, एंटी रेप मसल्स भी मींस जब आप अपने टांगों को अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कह सकते हैं इसको एंटी रेप मसल का भी नाम दिया गया भाई। अब आप उस नाम से ही इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लिफ्टर मांसपेशी किसको कहा जाता है? तो डेल्टोइड मसल है, उसको लिफ्टर मांसपेशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेक्टोरियस मेजर जो आपकी मांसपेशी है वो कहाँ पर स्थित होती है? तो ये आपकी चेस्ट का जो ऊपरी वाला भाग है यहाँ पर आपकी रहेगी। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी आपकी संकुचित होती है? तो क्वाड्रिसेप्स जो आपकी मांसपेशी है ये आपकी संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की काफ मांसपेशी, काफ मसल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? सो इसका नाम हो जाएगा गैस्ट्रोमेनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए कि बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ पर होती है? तो ये ऊपरी हाथ के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और जहाँ पर ये बाइसेप्स पाई जाती है उसको बाइसेप्स ब्राची कहा जाता है। डेल्टोइड मसल्स कहाँ पर होती है? तो ये आपकी शोल्डर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे की तरफ रहेगी? ह्यूमरस हड्डी के पीछे की तरफ है ट्राइसेप्स। अब चलिए इसको थोड़ा सा मैं बना के बता देता हूँ। चलिए भाई ये आपकी शोल्डर हो गया, ये वाला आपका शोल्डर वाला पार्ट हो गया, ये आपकी गर्दन है, ठीक है। सो इधर आपका जो शोल्डर, अब देखिए ये वाली ऐसे आपकी ह्यूमरस की हड्डी हो गई और ये आपका, ठीक है, बाजू, ठीक है। तो ये वाली जो ऊपर है आपको दिखाई दे रही है ये आपकी बाइसेप्स हो गई है और जो नीचे वाली है ये आपकी ट्राइसेप्स रहती है और बीच में आपकी ह्यूमरस हड्डी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि ये चीज़ें पसंद आ रही होगी आपकी, और चलिए अगर पसंद आई है तो जी हाँ वो वाला काम कर दीजिएगा जो मैं अभी नहीं कहने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी है? सो ये आपकी वॉलेंट्री मसल्स रहेगी, मीन्स स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा से काम करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशी की ताकत मीन्स जो एक्शन पोटेंशियल है किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापा जाता है। मांसपेशियों का अंतिम छोर क्या कहलाता है? जिस पे आपकी हड्डियों पे जाके आपकी मांसपेशी अटैच होती है तो इसको टेंडन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिसिमस डोर्सी कहाँ पर पाई जाती है? तो लैटिसिमस डोर्सी ये आपकी कमर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेक्टोरलिस मेजर आपकी जो मसल्स है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो चेस्ट में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टोइड मांसपेशी, जी हाँ डेल्टोइड, डेल्टोइड का मतलब डेल्टा का मतलब होता है कोई त्रिकोणी कोई पार्ट है, ठीक है, ओइड, तो यहाँ पर डेल्टोइड लिया गया, ठीक है, तो त्रिभुजाकार रहेगी, ठीक है, त्रिकोणाकार है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेट की मांसपेशी जो आपकी ओब्लिक एब्डोमिनल मसल्स है उसको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? तो आप सिटअप्स का यूज कीजिएगा, आपकी मसल्स मजबूत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एक्टिन और मायोसिन का संबंध किससे है? तो ये मांसपेशियों से जुड़ी रहेगी। टेंडन क्या है? सो टेंडन को भाई लिगामेंट कहा गया है, लेकिन भाई एक्चुअल में ये टेंडन है, लिगामेंट नहीं होता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि मांसपेशी जो रहेगी उस मांसपेशी का जो अंतिम सिरा जो आपकी हड्डी पर जाकर अटैच होता है, ठीक है, जो आपका हड्डी पर अटैच होगा, ठीक है, उसको टेंडन कहा जाता है। मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहा जाता है? भाई मांसपेशियों में जो बीमारी होती है उसका अध्ययन किया जाता है, ये आपका मायोपैथी कहा जाएगा। एनारोबिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो एनारोबिक जो एक्टिविटीज़ है ये कही जाएगी छोटे समय की क्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना बनते हैं, मीन्स ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और जो आप है एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। एक्टिन फिलामेंट से कौन से दो मुख्य प्रोटीन उत्पन्न होते हैं? तो एक तो होता है आपका ट्रोपोनिन और एक होता है आपका ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मसल्स फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो स्लो ट्विच फाइबर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। सो कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाएंगे? तो ये आपके सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर पाए जाते हैं। क्लास ए प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो एनिमल प्रोटीन को क्लास ए कहा जाता है। क्लास बी प्रोटीन कहा जाता है वेजिटेबल प्रोटीन्स, जिसमें आपका पनीर है, ठीक है, दूध से मिलता है या फिर आपको वेजिटेबल से, ठीक है, आपको दालों से मिलता है। एनिमल प्रोटीन आपका मांस मीट से जो मिलेगा उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी के अंदर आपका एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिन फिलामेंट में कौन से दो प्रोटीन है? तो भाई दोबारा से रिपीट हो गया, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में कितनी प्रकार
प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है? तो आपकी मांसपेशी को ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 प्रकार की आपकी मांसपेशी है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसको एपिमाइजियम कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशी के अंदरूनी परत को क्या कहा जाएगा? तो इसको एंडोमाइसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जॉइंट के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहा जाता है? तो इसको लिगामेंट कहा जाएगा। ठीक है, स्नायु बंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मकान की अवस्था में मांसपेशियों में कौन सा एसिड इकट्ठा होता है? मकान मीन्स भाई ट्रेनिंग, या फिर सॉरी मकान नहीं भाई, ये मकान लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ भाई। ठीक है, चलिए माफी चाहूंगा भाई इसके लिए। थकान, ठीक है, थकान की अवस्था में कौन सा एसिड बनेगा भाई? लैक्टिक एसिड। ठीक है, दुग्ध अम्ल इसको कहा जाता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर मसल्स कहाँ होती है? तो टेलर मसल्स भाई, टेलर मसल कहा जाता है आपकी सार्टोरियस मसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी मसल्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यह किसी भी संबंधित कार्य को करने के लिए आपको सक्षम बनाएगी। ठीक है, इसके साथ में जो आपकी मांसपेशियां मजबूत और लचीली बन जाएगी। ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर किस प्रकार के हो जाते हैं? तो मांसपेशी के फाइबर है मोटे हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है? मांसपेशियों में जो संकुचन होता है बार बार और प्रकुचन होता है, ठीक है, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, उसी की वजह से आपकी मांसपेशियों में आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास करने से मांसपेशियों में क्या होता है? तो मांसपेशियों में आपकी मजबूती आएगी। ठीक है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी और जो कोशिकाओं की मात्रा है मीन जो नंबर ऑफ मसल फाइबर है वो आपके इंप्रूव होंगे। एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? अगर आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड देर से बनेगा। ठीक है, अगर आप लगातार का मतलब है कि आपने 6 महीने साल भर, ठीक है, और आप कंटिन्यूअसली अपना ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार अभ्यास से मांसपेशियों की धमनियों तथा शिराओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका व्यास बढ़ जाएगा और जो इसका व्यास बढ़ता है इसको कहा जाता है वैसोडाइलेशन। क्या कहा जाएगा? इसको वैसोडाइलेशन नाम दिया गया है। अभ्यास के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो जो आपकी ग्लाइकोजन को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अभ्यास के मांसपेशियों की कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सो मात्रा है इसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास में मांसपेशियों में किस की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसमें आपकी कैल्शियम फॉस्फेट और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन और ग्लाइकोजन की मात्रा है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखित मांसपेशियां कौन सी पेशियां होती है? तो जो रेखित होती है, स्ट्रिप्ड जो मसल्स कही जाती है, तो ये आपकी वॉलेंट्री मसल्स कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में कौन सी मांसपेशियां होती है? तो अरेखित मांसपेशियां, ठीक है, अनस्ट्रिप्ड या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स रहती हैं। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती है? तो ये आपकी वॉलेंट्री मसल्स रहेंगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की खोज किसने की है? तो ये हैंसन तथा हेक्सले ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मांसपेशियों में फाइबर के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है? सो मांसपेशी के मसल्स फाइबर कितने किस प्रकार के हैं, इसमें स्लो ट्विच फाइबर कितने, फास्ट ट्विच फाइबर कितने, तो इसको पता लगाने के लिए बायोप्सी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के फाइबर रहेंगे। जल्दी जहां जो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करते हैं तो इसको कहा जाएगा, इसको आप व्हाइट मसल फाइबर या फिर सफेद मसल फाइबर कहते हैं। धीरे धीरे संकुचलन मीन्स यहाँ पर जो स्लो ट्विच से आपका काम करते हैं तो इसको क्या फाइबर कहा जाएगा? इनको रेड मसल्स फाइबर कहा जाता है। ठीक है, लाल मसल्स फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसमें लाल रेड मसल्स फाइबर आपकी यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी। एनारोबिक तरह के एक्सरसाइजेज में किस प्रकार के जो तंतु है वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे? तो इसमें आपके जो व्हाइट मसल फाइबर है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा? एटीपी रहेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है? तो ये आपकी सार्कोलिया से घिरी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको सार्कोप्लाज्म नाम दिया जाता है। सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतुओं को क्या कहते हैं? तो इसको मायोफाइब्रिल कहा जाएगा और मायोफाइब्रिल के अंदर होते हैं आपके एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक के बने रहते हैं? तो ये आपके प्रोटीन के बने रहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एटीपी कितने रहते हैं? तो एटीपी आपके 2 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म, सब बच्चा इसको कहा जाता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? सो जो आपकी एरोबिक मेटाबॉलिज्म ये आपकी कंप्लीट होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? तो आपके 36 रहेंगे। ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी
एटीपी को कहा जाएगा। क्रेब्स साइकिल कहाँ पूरा होता है? तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्क्रीन पर, अगर सीरीज इंपॉर्टेंट है तो वो वाला काम कीजिएगा जिसके मुझे बार बार ना बोलना पड़े। शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी का एक शेयर मुझे बहुत सारा मोटिवेशंस देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रेब्स साइकिल को और क्या कहा जाता है? तो इसको साइटिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम क्या कहलाता है? तो इसको एसिटिल कोएंजाइम कहा जाएगा। ग्लूकोज के पायरुविक एसिड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोज है पायरुविक एसिड के अंदर बदलने की जो प्रक्रिया है इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एटीपी किस प्रकार ऊर्जा देता है? सो एटीपी जो होती है, एटीपी का जब ब्रेकडाउन होगा सो आपकी एडीपी बनेगी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और आपका फॉस्फेट बनेगा, ठीक है, और इसके साथ में आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कौन सा करता है? सो आपका एटीपी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रहेगी? तो भाई आपको पता है कि एनवायरमेंट में जो अभी एट प्रेजेंट एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा वो 0.03% है आई थिंक, ठीक है। सो ये आपकी जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसमें 4% बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सांस के द्वारा ली गई अंदर वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रहती है? तो भाई यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ इनकरेक्ट कर दीजिएगा, 21% होती है। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर 20.9 समथिंग, ठीक है, 20.9 समथिंग आपका परसेंटेज रहता है, तो भाई आप इसको 21 में ही राउंड फिगर में ले आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त नलिकाएं में किस प्रकार की मांसपेशियां रहती है? तो इसके अंदर आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स रहती हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी हृदय के अंदर पाई जाती है। ट्रेपेजियस मसल्स कहाँ होती है? तो जो ट्रेपेजियस मसल्स है आपकी पीठ के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आपका लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब आपने अभी तक किया है या नहीं किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाइयों बहनों, आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? करना चाहिए कि करना नहीं चाहिए, बस जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या सवाल? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे यार। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? थोरसिक वर्टिब्रा कितनी रहेंगी? तो आपकी 12 जोड़े रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पसलियां पूछी गई ना, तो पसलियाँ 12 जोड़े रहेंगी, ठीक है, और 12 जोड़ों के अंदर मीन्स 24 आपकी मसल आपकी जो रहती है, ठीक है, आपकी पसलियाँ ड्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी में कितनी वर्टिब्रा रहती है? तो ये आपकी 7 रहेंगी। लुम्बर वर्टिब्रा में कितनी होती है? तो ये आपकी 5 रहेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? तो ये क्लेविकल बोन को कहा जाता है कॉलर बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है? तो स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में बाल और सॉकेट जॉइंट्स कितने रहते हैं? तो 2 रहेंगे, ठीक है, एक तो आपका हिप का रहता है और दूसरा रहता है आपका शोल्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव शरीर में कितने प्रकार की संधि होती है? तो ये 3 प्रकार की संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? सो जो आपकी अचल संधि है, ठीक है, अचल संधि, जैसे कि आपका जो स्कल वाली जो हड्डियां रहती है जिसके अंदर 8 हैं, सो ये आपकी कौन सी होती है? ये आपकी फाइबर जॉइंट्स या फिर इनको साइनोथ्रोसिस जॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अल्पचल, जहाँ जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट रहते हैं उसको और किस नाम से पुकारते हैं? तो इनको कहा जाता है आपका एम्फियर थ्रोसिस, ठीक है, एम्फियर थ्रोसिस इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि स्वतंत्र रूप से मींस जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको साइनोवियल जॉइंट और आपका डायथ्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खोपड़ी की संधियों में कौन सी संधि होती है? सो खोपड़ी की जो संधियां होती है इसमें फाइबर जॉइंट आपके रहते हैं, ठीक है, अचल संधि इसको कहा जाएगा, मीन्स इसके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं रहती है। मानव शरीर के अंदर अल्पचल मीन्स जो स्लाइटली मूवेबल आपका उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपका प्यूबिक सिम्पोसिस आपका एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने की संधि नी जॉइंट्स को कौन सा कहा जाता है? तो ये चल संधि रहेगी, ठीक है, मूवेबल जॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल संधि कितने प्रकार की रहेगी? आप 6 प्रकार की बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जॉइंट्स को कितने प्रकार की मूवमेंट्स होती है? तो जॉइंट्स में आपकी 4 प्रकार की मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में पीविट जॉइंट कौन कौन से होते हैं? सो मानव शरीर के अंदर जो पीविट जॉइंट है, एक तो आपका गर्दन वाला और एक हाथ के अंदर आपकी जो अल्ना और रेडियस, ठीक है, जहां पर आपके एल्बो के अंदर मिलते हैं वहां पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और यही जो हाथ के अंदर अल्ना रेडियस है ना, इसी की वजह से आपकी हाथ की पोजीशन है सुपिनेशन और प्रोनेशन हो पाती है। कलाई रिस्ट
को कौन सी संधि कहा जाता है? सो रिस्ट के अंदर जो आपका जॉइंट्स मिलता है इसको कैंडेलॉइड जॉइंट के नाम से जाना जाता है। कार्पल टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो इनको ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है। संधि मीन्स जो जॉइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक या फिर टिश्यूज है, इसको क्या नाम दिया गया है? तो जो आपकी हड्डियों को जोड़ने में आपकी हेल्प करते हैं इसको लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संधि को दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है उसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कार्टिलेज कहा जाएगा। कार्टिलेज मीन्स ये कह सकते हैं जैसे आपकी जो पटेला है वो इट्स ए टाइप ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन उपास्थि इसको वैसे कहा जाएगा, मीन्स ना हड्डी है ना लिगामेंट है, बीच वाला पार्ट। संधि में कौन सा तरल पदार्थ मीन्स जो जॉइंट्स है उसके अंदर कौन सा पदार्थ रहेगा? तो ये साइनोवियल फ्लूइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी रहती है? तो ये आपकी फीमर है, ठीक है, जांग के अंदर रहेगी, थाइज की है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान के अंदर पाई जाती है, स्टेपिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो इसका नाम है ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि टीबिया फेबुला आपकी कहाँ पाई जाती है? सो टीबिया और फेबुला जो आपकी पाई जाती है पैरों में पाई जाती है। संधि भाई संधि जो जॉइंट्स है या फिर कह सकते हैं संधियों या फिर जॉइंट्स का जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको ऑर्थोलॉजी कहा जाएगा। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तो कर दिया होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब है यहाँ पर आगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ रेस्पिरेटरी अभी हम अप्रोक्सीमेट 150 के करीब क्वेश्चन करके आ चुके हैं यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो आपके स्पेशल मस्कुलर सिस्टम से जुड़े हुए थे। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं किससे? रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जी हाँ मैं करता हूँ अभी सीरीज को बाइंड अप। जी हाँ बाइंड अप इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर सीरीज काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर आप जी हाँ देखना पसंद नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है इनको करने के लिए जी हाँ इनको देखने के लिए आपको जी हाँ 482 नंबर सीरीज जो आपकी 1500 क्वेश्चंस को लेकर एक मोटिव लेके चले कि आपको ऐसे 1500 क्वेश्चन करवा दिए जाएं जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। सो इस सीरीज का थर्ड पार्ट जी हाँ थर्ड पार्ट मैं जल्द ही आपके लिए बनाऊंगा और कल या फिर परसों आपको सीरीज का पार्ट मिल जाएगा देखने के लिए। जी हाँ थर्ड पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अपने सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी कम्युनिकेबल और जी हाँ जो बरसाती आपके जो डिजीज़ है वो शुरू हो गए हैं, सो उनसे बच के रखिएगा। कीप सेफ योरसेल्फ।